छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत स्थैतिकी 2 के अंतर्गत बिंदु आवेश का विद्युत विभव। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने पढ़ाया उसको थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। तो आइए थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। उसके पहले जो हम पढ़ाए इस चैप्टर में, अभी जो चल रहा है वो पार्ट ए चल रहा है, विद्युत विभव तथा द्विध्रुव। इसमें अगर हम बात करें तो ये विद्युत विभव का सेक्शन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद द्विध्रुव का सेक्शन स्टार्ट होगा। इसके बाद हम लोग कंडेंसर पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट हम पढ़ाए थे इसमें, वो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या पढ़ाया था? पहला पॉइंट जो हमने पढ़ाया था वो बेसिक पॉइंट पढ़ाया था। बेसिक पॉइंट्स यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो हमें थोड़े थोड़े बेसिक चीजों की जरूरत होती है, मूलभूत चीजों की जो जरूरत होती है वो आवश्यकता अनुसार आपको बताया गया था। जैसे कार्य हो गया, स्थिति ऊर्जा हो गया, ठीक है, संरक्षी और असंरक्षी बल हो गए। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हम इस चैप्टर का जो मुख्य पॉइंट था वो स्टार्ट किया था हमने, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थैतिक ऊर्जा एक ही, यहाँ पर दोनों सेम होता है, लेकिन ज्यादातर स्थितिज ऊर्जा बोला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 पॉइंट हमने पढ़ाया था। ठीक है, एक पॉइंट पढ़ाया था डेल्टा यू और एक पॉइंट पढ़ाया था यू। ठीक है, अब अगर डेल्टा यू की बात करें तो ये क्या था? ये 2.1, 2.2। ठीक है, ये डेल्टा यू जो था वो 2 आवेश है और दोनों को R1 दूरी पर अभी रख दिया गया। बाद में इन दोनों के बीच की दूरी को बदल के R2 कर दिया गया। तो यहां इस बिंदु को A मान ले और दूसरा बिंदु जहां पर ये दोबारा आवेश गया अंतिम में उसे B मान ले। तो यहां से यहां तक की दूरी R1 और यहां से यहां तक की दूरी R2, यानी कि R1 से R2 दूरी बदल दिया गया। तो इस दूरी के बदलाव के कारण जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो परिवर्तन हमने बताया था U2 माइनस U1 KQQ 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ाया? इसके बाद हमने पढ़ाया कि 2 बिंदुओं के बीच अंतर नहीं चाहिए, सिर्फ एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा चाहिए। तो अगर आपको एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा चाहिए और इन दोनों के बीच की दूरी अगर R हो तब इसका फॉर्मूला U, यानी कि सिर्फ स्थितिज ऊर्जा एक बिंदु पे, ठीक है, तब आया था ये KQQ 1/R, यानी कि R, सिर्फ R। ठीक है, और अगर मैं इसके फॉर्मूला डेरिवेशन की बात करूं, ठीक है, तो फॉर्मूला डेरिवेशन दोनों का लगभग एक जैसा हुआ था। बस फर्क क्या था आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ फर्क यह था कि यहाँ R1 से R2 विस्थापन करा रहे थे और यहाँ अनंत से दिए हुए बिंदु तक विस्थापन करा रहे थे। यानी कि R दूरी पर पूछता था तो शुरुआती बिंदु हम कहा ले जाते थे? अनंत पर ले जाते थे। ठीक है, अब क्यों ले जाते थे ये आपको पता होगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमने जो पढ़ाया वो तीसरा पॉइंट स्टार्ट किया, विभव। तो स्थितिज ऊर्जा के बाद ये था स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद हम विभव स्टार्ट किया। अब विभव में पहले हमने परिभाषा बताया और इसका जो पहला पॉइंट था वो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, वो है डेल्टा V। जैसे यहां पढ़े थे डेल्टा U, वैसे यहां डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। ठीक है, इज इक्वल टू KQ इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। ये फॉर्मूला लाया था पिछला क्लास में। ठीक है, ये फॉर्मूला जस्ट वैसे ही आया था जैसे ये डेल्टा U आया था। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें जो ये परीक्षण आवेश है जिसे हम घुमाते रहते थे, इसको रख करके यहाँ पे इस परीक्षण आवेश को R1 से R2 घुमाते थे। ठीक है, तो ये घुमाने में जो कार्य लगा उसी से स्थितिज ऊर्जा पैदा हुआ था, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ था और वो जो परिवर्तन है वही हमारा रिजल्ट यहाँ पर आया था। क्या आया था परिणाम? U2 माइनस U1 इतना, KQQ 1/R2 माइनस 1/R1। हम कहे थे कि अगर इस Q से परीक्षण आवेश से इसमें भाग दे दिया जाए ना, ये भाग दे दिया जाए तो ये फिर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मतलब विभवांतर। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला से अगर आप विभव का फॉर्मूला लाना चाहते हैं, ठीक है, तो जिस आवेश में ऊर्जा, जिस आवेश को विस्थापित करके या जिस आवेश पर बल देखा जा रहा है ना, जिस पर कार्य हो रहा है, जिस पर बल देखा जा रहा है,
ठीक है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। उस परीक्षण आवेश से अगर स्थितिज ऊर्जा में भागा दे दिया जाए तो वो हमारा फॉर्मूला विभव का आ जाएगा। जैसे यहाँ स्थितिज ऊर्जा में अंतर का जो फॉर्मूला है, इसमें आप Q से स्मॉल q से डिवाइड करके देखिए, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है। देखिए स्थितिज ऊर्जा कहां से आया, डेल्टा U, तो ये आया कार्य से, फिर इसी में Q से डिवाइड किए तो डेल्टा V आ गया, यानी कि स्थितिज ऊर्जा से ही हमारा विभव अंतर आ गया। ठीक है, यानी कि हम लोग डेल्टा V तक पढ़े थे, यानी कि जैसे डेल्टा U होता है ना वैसे डेल्टा V होता है। अब हम बात करेंगे 3.2 का, तो 3.2 में हम किसकी बात करेंगे, तो 3.2 में जैसे यहां पर बात की विभवांतर का, यहाँ ऊर्जा का अंतर का, फिर ऊर्जा के अंतर के तुरंत बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा। तो यहां विभव के अंतर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ विभव। ठीक है, किसी एक बिंदु पर, यहाँ दो बिंदुओं के बीच अंतर और फिर किसी एक बिंदु पर। तो यही जैसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा में 2 पॉइंट पढ़े हैं, जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, अब अगला पॉइंट हम यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बिंदु आवेश का विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हमने बोला कि देखिए डेल्टा U के जैसा परिभाषा डेल्टा V का हुआ। तो जैसा U का परिभाषा पढ़े थे वैसा V का हुआ। तो ऐसा करते हैं कि U यानी कि किसी एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा जो पढ़ाए थे हम, उसका हम पहले परिभाषा फिर से एक बार समझा देते हैं। तो फिर से एक बार अगर इसका परिभाषा समझाया जाए तो ये है आवेश Q। ठीक है, तो अगर आपको इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा निकालना है, यहां पर इस आवेश का इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी R है, तो हम सबसे पहले इस आवेश को भेज दिए थे अनंत पर। अब क्यों अनंत पर भेजे थे आपको याद होगा, पिछला वाला वीडियो आप जरूर देख ले तभी ये वाला पढ़े। ठीक है, पिछले वाले सभी वीडियो देखने के बाद ही अगला वीडियो देखें, बीच में से वीडियो देखने की कोशिश ना करें। ठीक है, हाँ जब डाइपोल शुरू हो जाएगा तो फिर डाइपोल वाला फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अभी सीरीज चल रहा है, एकदम इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। जब तक विभव चलते रहेगा तब तक एक दूसरे से कनेक्शन बना रहेगा। अब देखिए इस आवेश को हम अनंत पर इसलिए ले गए थे ना कि हमें यहां पर निकालना था वास्तविक स्थिति ऊर्जा, और अगर आपको कहीं भी वास्तविक मान किसी का निकालना हो ना तो शुरुआत 0 से किया जाता है। ठीक है, तो इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का वास्तविक मान निकालने के लिए, ठीक है, हमें शुरुआत वहीं से करना होगा ना जहां स्थितिज ऊर्जा का मान पहले से क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम बताए थे बाबू कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान अगर 0 होता है तो शुरू बार में जो है ना इस आवेश को अनंत पर ले जाएंगे ताकि इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए स्थितिज ऊर्जा का, है ना। और 0 से जब इस आवेश को 0 ऊर्जा से जब यहां तक लाया जाएगा तो जो इस आवेश में कार्य विकसित होगा वास्तविक ऊर्जा में बदलेगा, क्योंकि शुरुआत कहां से हुआ है, 0 से। हमने आपको बताया था कि आपको 100 रुपया का पेट्रोल लेना है तो आप शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत कांटा 0 से करेंगे ताकि 100 तक जब जाए तो 100 आपका वास्तविक 100 प्राप्त हो। तो अगर इस बिंदु पर आपको वास्तविक स्थितिज ऊर्जा चाहिए, ठीक है, दोबारा मैं ये रिपीट कर रहा हूं, तो इसके लिए आवेश की सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा 0 करनी होगी। 0 करने के लिए उसे कहां भेजेंगे, तो इनफिनाइट पर। क्यों, क्योंकि किसी भी बिंदु आवेश का विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 कहां पे होती है, अनंत पे होती है। ठीक है, तो ये बात पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया से बताया गया, फिर से हमने थोड़ा सा रिपीट कर दिया। अब जस्ट ऐसे ही समझो। अब एक बात आप दिमाग लगाओ, अब जैसे हमें यहां पर निकालना था स्थितिज ऊर्जा, वैसे अब यहां निकालना है विद्युत विभव। अगर आपको इस बिंदु पर विद्युत विभव चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको
शुरू बार में विभव का मान 0 करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए बाबू, इसके पीछे वाले में आप अंतर पढ़ रहे थे, तो अंतर तो दो बिंदु के बीच हुआ, तो अंतर ए से बी के बीच, तो ए से बी चल दिए। अंतर तो कहीं से कहीं के बीच हो सकता है, परंतु वास्तविक ऊर्जा की अगर मैं बात करूंगा, सिर्फ ऊर्जा, ऊर्जा 10 जूल, इसका मतलब 0 से शुरू हुआ। अगर बोले ऊर्जा का अंतर 10 जूल, तो कोई जरूरी नहीं 0 से शुरू हो। अगर अंतर 10 जूल है तो ऐसा भी हो सकता है 0 से 10 के बीच हो, ऐसा भी हो सकता है 10 से 20 के बीच हो, ऐसा भी हो सकता है 20 से 30 के बीच हो, ऐसा भी हो सकता है 30 से 40 के बीच हो, है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूं ऊर्जा 10 जूल, ऊर्जा अंतर नहीं, सिर्फ ऊर्जा, तो वो 0 से ही शुरू हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से अभी इसके पीछे आप विभवांतर पढ़े, ठीक है, डेल्टा भी, लेकिन अब विभवांतर नहीं, इस बिंदु पर आपको विभव पढ़ना है। तो इसके लिए शुरुआत में कहां रखना होगा आवेश को? शुरुआत में आवेश को आप विभव को 0 करना होगा, है ना। तो शुरुआत में हम चले जाएंगे इन्फिनाइट पर। कहेगा क्यों सर? क्योंकि इन्फिनाइट पर, अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। ठीक है, तो कहिएगा कि कैसे अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है? तो आपको हम बताए थे अनंत पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि U 0 होती है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर 0 होती है तो V बराबर फॉर्मूला होता है U बटा Q। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो U अगर अनंत पर 0 है तो विभव भी 0 होगा, क्योंकि विभव क्या है? विभव तो एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा ही है ना। तो जहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा, वो जाहिर सी बात है कि वहां पर विभव का मान भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस बिंदु पर वास्तविक विभव चाहिए तो इसके लिए इस आवेश को हम सबसे पहले कहां ले जाएंगे? अनंत पर। ठीक है, ताकि यहां पर विभव का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। और वहां से इस आवेश को यहां लाने में प्रति इकाई आवेश में जितना कार्य होगा, ठीक है, वही इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। जैसे वहां पर परीक्षण आवेश को यहां से यहां लाने में जितना कार्य हुआ था, वही स्थितिज ऊर्जा कहलाया था। अब वो परीक्षण आवेश जिसे हम Q लेके चलते थे, वो अगर यहाँ एकांक धनावेश हो जाए विद्युत विभव में, ठीक है, तो फिर वही स्थितिज ऊर्जा क्या बन जाती है? विभव बन जाती है। ठीक है, तो ये सब लोग को पता है। चलिए, तो जैसे मतलब स्थितिज ऊर्जा आप पढ़े थे एक बिंदु पर, परिभाषा वगैरह सब चीज वैसे ही यहाँ मिलने वाला है, बस थोड़ा सा अंतर है, एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है, तो सिर्फ एकांक हो जाता है, बाकी सब वही है। तो परिभाषा अगर हम इसका लिखें तो स्रोत आवेश की उपस्थिति में, ठीक है, एकांक धन आवेशित या एकांक धनावेश बोल दीजिए, अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में लगा बाहरी बल द्वारा धनात्मक कार्य तथा विद्युत बल द्वारा कैसे लाने में, थोड़ा सा ये भी लिख लिया जाए, बिना त्वरण के, है ना, बिना त्वरण के धीरे धीरे लाने में लगा बाहरी बल के द्वारा, बाहरी बल द्वारा धनात्मक, बाहरी बल द्वारा धनात्मक तथा विद्युत बल द्वारा, विद्युत बल द्वारा, विद्युत बल द्वारा ऋणात्मक कार्य, वही पुराना परिभाषा, ऋणात्मक कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, स्रोत आवेश की उपस्थिति में एकांक धनावेश को
अनंत से दिए गए बिंदु तक, ठीक है, जहां पर विभव निकालना है वहां तक बिना त्वरण के धीरे धीरे लाने में लगा बाहरी बल द्वारा धनात्मक कार्य, ठीक है, तथा विद्युत बल द्वारा ऋणात्मक कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अगर सिर्फ यहाँ परीक्षण आवेश रहता, एकांक धनावेश नहीं रहता, तो यही परिभाषा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का था। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिभाषा। चलिए इसे लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके आप लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। चलिए इसका व्यंजक प्राप्त करना है। अब हमें माना कि कोई स्रोत आवेश Q कोई O बिंदु पर रखा गया, और दूसरे परीक्षण आवेश स्मॉल q को अनंत से दिए गए बिंदु P पर, दिए गए बिंदु P पर बिना त्वरण के धीरे धीरे लाया जा रहा है। ठीक है, P बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक छोटा विस्थापन -dr विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कराया गया। ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। वीडियो रोक करके। चलिए अब हम बनाते हैं फिगर। फिगर बनाता हूं मैं। फिगर बनाने के बाद यहां पर देखिए, ये है स्रोत आवेश, और इससे इस P बिंदु पर, जिसका दूरी हम RP मान लेते हैं, ठीक है, एक बिंदु है P। सवाल यही है कि इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करिए। 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हमने लिख दिया, और यहाँ जो आवेश को हम लाने जा रहे हैं उस परीक्षण आवेश का नाम Q दे देते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? सबसे पहले इस आवेश को भेज देंगे अनंत पर। क्यों भाई? क्योंकि इस आवेश को अनंत पर इसलिए भेजेंगे ताकि विद्युत विभव का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको सोच कभी कभी आए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप सीधे पेट्रोल वाला एग्जाम्पल पे जाइएगा कि आपको अगर पेट्रोल 100 रुपये का लेना हो तो आप कांटा कहां पर ले जाएंगे? शुरू बार में 0 पर ले जाएंगे, है ना। 0 से 100 तक तब ना 100 रुपया। अब 10 से 100 तक तो 90 रुपया का पेट्रोल हुआ। ठीक है, तो अनंत पर इसलिए ले गए ताकि यहां पर शुरुआती में विद्युत विभव का मान 0 हो जाए। तो विद्युत विभव का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम बात करेंगे इस बिंदु पर विभव की, तो उसका नाम हम दे देते हैं Vp। ठीक है, अब यहां से यहां तक हम आवेश को ला रहे हैं,
तो विस्थापन इतना बड़ा हुआ। तो इतना बड़ा विस्थापन के लिए डायरेक्ट हम काम नहीं करते हैं, आप सब लोग को पता है। यहां पर हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। अब ये इंटीग्रेशन का भी प्रयोग हम क्यों करेंगे, कार्य सिंपल तरीके से क्यों नहीं निकालते हैं, ये बात भी आपको बहुत बढ़िया से पहले बताया जा चुका है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ का दूरी की अगर बात करूं तो आरपी है, यहाँ की दूरी की अगर बात करें तो अनंत। अब यहां पर आते समय ये जो विस्थापन है ये हम माइनस dr लिए, यही आवेश है, ठीक है, जिसकी दूरी यहां से अभी फिलहाल जहां पर हम छोटा विस्थापन कराए हैं ना dr, ठीक है, वहां की दूरी यहां से r है। अब इतना बड़ा विस्थापन का छोटा भाग ले लिया हमने, तो क्या करते हैं, हमें इंटीग्रेशन करने के लिए हमें विभव तो इंटीग्रेशन से ही निकालना होगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले छोटा के लिए कार्य करते हैं। तो पहले छोटा विस्थापन ले लिया, इसके लिए हम विभव निकाल लेंगे और फिर यहां से यहां के लिए पूरा विभवांतर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये जो विभवांतर निकलेगा शुरुआत 0 से हो रहा है, इसीलिए वास्तविक विभवांतर निकलेगा, देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पहले 3 डेरिवेशन में हमने किया जस्ट वही काम, सबसे पहले हम कार्य पे सोचते हैं, ठीक है। तो अगर कार्य पे सोचा जाए तो माइनस dr विस्थापन के लिए, माइनस dr विस्थापन के लिए, ठीक है, विद्युत बल द्वारा कार्य, विद्युत बल द्वारा कार्य W विद्युत बराबर कितना होगा, F डॉट माइनस dr। अगर आप चाहें तो इसको यहां तोड़ भी सकते हैं, देखिए बल इस साइड होगा, ठीक है। चलिए, अगर माइनस dr विस्थापन के लिए विद्युत बल द्वारा कार्य निकाले तो इतना निकला। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो आपको स्थितिज ऊर्जा निकालना हो चाहे विभव निकालना हो, सबसे पहले आपको कार्य पे सोचना होगा, क्योंकि कार्य से ही स्थितिज ऊर्जा आया और फिर स्थितिज ऊर्जा से विभव आया, ठीक है। देखो ना, किताब में जो है ना वो कभी कभी स्टूडेंट को विद्युत विभव समझ में नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, किताबों में हेडिंग में सबसे पहले विद्युत विभव रहता है और वो विद्युत विभव शुरू बार में ही लिखेगा ना, शुरू बार में ही लिखेगा अनंत से लाने पर यहां तक जो कार्य लगेगा ना उसे ही विद्युत विभव कहेंगे। तो स्टूडेंट के माइंड में ना एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। कैसे नहीं एडजस्ट होगा, क्योंकि एकाएक सुनता है बाहरी बल द्वारा धनात्मक कार्य, विद्युत बल द्वारा ऋणात्मक कार्य, तो उसका दिमाग जो है ना हिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा हमने डिसीजन किया कि इस तरह से उसको बताया जाए ताकि सीढ़ी बाई सीढ़ी आपके माइंड में एडजस्ट होते जाए। देखिए ये माइंड है ना, एक ही बार में बहुत सारे चीजों को एडजस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमने फैसला लिया कि सबसे पहले यहाँ कार्य बताया जाए। देखो अरेंजमेंट हमने इस ढंग से किया कि आपको समझ में आए। बढ़िया जो बुक्स होते हैं ना वो अरेंजमेंट करते भी हैं ढंग के, लेकिन अधिकतर बुक जो है ना इसी तरह का किया हुआ रहता है। और एनसीईआरटी में तो अरेंजमेंट और इधर उधर किया रहता है, बात बहुत बढ़िया लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पर अरेंजमेंट नहीं है। तो उसको रीअरेंज करके अगर पढ़ा जाए ढंग से तब आपको एनसीईआरटी ढंग से समझ में आएगा। तो विद्युत विभव अगर शुरू बार में सोचो बता दिया जाए, स्थितिज ऊर्जा के बारे में नहीं बताया जाए, कार्य के बारे में नहीं बताया जाए, पहले कार्य हुआ, उस कार्य संरक्षी बल असंरक्षी बल के बारे में बताया, तब जाके स्थितिज ऊर्जा पे हम आए। कितना धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ाया हमने। अब फिर इसी स्थितिज ऊर्जा से आपको विभव आया, तो अब एकदम बिल्कुल आसान सा लगने लगा, ठीक है। तो ये बात है। अब किताब में नहीं विश्वास है तो आप देखिएगा, आपको ना शुरू बार में ही विद्युत विभव लिखा रहेगा। अब वो अनंत से लाएगा ना जिस समय, उस समय आपको पता ही नहीं चलेगा अनंत पे क्यों लगेगा, समझ गए। बहुत बारीकी से पढ़िएगा, बहुत स्टडी करिएगा, तब आपको फिर पता चलेगा कि वो बात ऐसा था, ठीक है। लेकिन उतना पढ़ने के लिए किस स्टूडेंट के पास टाइम है, उतना अगर हर टॉपिक को पढ़े तो बहुत दिक्कत है। इसलिए टीचर की आवश्यकता आजकल के एग्जाम में बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, ताकि वो अरेंज करके पहले से ही रखे रहे, बस उसको एक वे में उसको ढाल दे और फिर स्टूडेंट उसी रास्ते पे चल पड़े, ठीक है। तो इसीलिए टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है, और नहीं तो फिर अपने से आपको अरेंज करना पड़ेगा कि किसको कहाँ रखें ताकि हमको सही से समझ में आए, ठीक है ना। चल देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमें निकालना विभव हम समझ रहे हैं,
तो विभव निकालने के लिए हम विभव कहाँ से आया है, तो विभव आया है स्थितिज ऊर्जा से। ठीक है, अब विभव आया है स्थितिज ऊर्जा से, स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आया, कार्य से। तो सबसे पहले हम कार्य निकालें, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। इसी डीआर विस्थापन के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो du बराबर -w विद्युत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा du बराबर, तो du बराबर -w विद्युत, तो -f डॉट -dr। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको स्थितिज ऊर्जा में नहीं निकालना है, आपको विभव तक जाना है। तो चलिए इसी dr विस्थापन के लिए, -dr विस्थापन के लिए अगर विभव में परिवर्तन की बात करें तो वो होगा dv, एंड dv इक्वल टू क्या, तो dv इक्वल टू du बाई q। हम क्या बोले कि जो स्थितिज ऊर्जा आप निकाल लिए उसमें परीक्षण आवेश से भागा दे दो। एकांक धनावेश के लिए जो काम हम करेंगे ना स्थितिज ऊर्जा में, वही हमारा विभव होगा। तो छोटा विभव बराबर छोटा स्थितिज ऊर्जा डिवाइड बाई q। ठीक है, u बाई q होता है। अब देखो इसमें q से आप डिवाइड करेंगे तो हमने पिछला क्लास में बताया था कि ये जैसे ही यहाँ q से डिवाइड करेगा, ऐसे माइनस माइनस आप प्लस लिख सकते हैं, लेकिन थीटा यहाँ पर 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र क्यों। यहाँ q से आप करेंगे भागा, तो f बाई q जो आएगा डॉट dr, माइनस माइनस हटा दिया हमने। ठीक है, लेकिन थीटा 180 डिग्री ही रखेंगे क्योंकि शुरू से लेके चलते तो वो ही होता। चलिए, तो f बाई q, अब इसे यहां पर ध्यान दीजिए, इसे तोड़ दीजिए, इसे तोड़िएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, रुक जाइए, माइनस एफ डॉट माइनस डी आर इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। इसे तोड़िएगा तो आएगा माइनस एफ डी आर। कैसे, 180 डिग्री एंगल है, देख लीजिए आप, एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा माइनस एफ डी आर डिवाइडेड बाय क्यू। अब एफ बाय क्यू जो है यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको अब मिटा रहा हूं, लिख लीजिएगा इसको। चलिए, एफ बाय क्यू को हम ई कहते हैं विद्युत क्षेत्र, तो हो जाएगा डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आगे चल के ऐसा स्पेशल फॉर्मूला हो जाएगा बिंदु आवेश के लिए, या विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच ये संबंध है। तो आप चाहें तो इतना न करके डायरेक्ट फिगर बना के, और चूंकि हम जानते हैं, ये लगा सकते हैं। ठीक है, ई इक्वल टू आगे चल के बताएंगे माइनस डीवी बाई डी आर होता है, तो डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर हो जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बता इसलिए दिए ना कि ये संबंध हम अभी आपको पढ़ाए नहीं है। तो ये संबंध जब आप पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आप डायरेक्ट भी इसका प्रयोग करिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन ये संबंध कैसे आया, ये 2-3 लाइन लगता है बताने के लिए। सबसे पहले कार्य आया, कार्य के बाद स्थितिज ऊर्जा आया, स्थितिज ऊर्जा के बाद ऐसा विद्युत विभव आ गया। ठीक है, तो ये विद्युत विभव छोटा निकला, छोटा। अब पूरा विद्युत विभव के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेने पर, तो अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो डीवी का इंटीग्रेशन और ई का वैल्यू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, माइनस कहां से कहां तक, तो इन्फिनाइट से आर पी तक। अब इसका मतलब शुरू बार में दूरी इन्फिनाइट है, देखो बाबू इधर डी आर, तो इधर दूरी लिखाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे लेते हैं, यहाँ डी आर है तो यहाँ आर का वैल्यू, तो आर का शुरू बार में जो वैल्यू है R1 इन्फिनाइट है, R2 जो वैल्यू RP है। यहाँ पर शुरू बार में जो विभव है वो है 0 और लास्ट में जो विभव है वो है VP। डीवी का इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक, तो 0 से
Vp तक इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस 1/r, कहां से कहां तक, इन्फिनाइट से rp तक। ठीक है, अब हम चलेंगे इसे लेकर के माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस के बाद v के जगह हो जाएगा vp, v के जगह हो जाएगा vp माइनस v के जगह फिर क्या लिखाएगा जीरो, जीरो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस 1/r बचेगा, r की जगह rp रखेंगे तो 1/rp हो जाएगा, है ना, 1/rp माइनस r के जगह अनंत रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, r के जगह अनंत, 1/अनंत, है ना, तो 1/अनंत का वैल्यू 0 होता है। अनंत से किसी भी संख्या में भाग देने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, कुछ भी रहे इसमें अनंत से भागा दोगे, आम नियम कुछ भी, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए Vp बराबर, Vp मतलब P बिंदु पर विभव। ठीक है, बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, के क्यू 1/इन्फिनाइट हो गया 0, 1/इन्फिनाइट बराबर 0, तो बचा डिवाइड बाई rp। देखिए सिंपल तरीके से बोले तो k गुने आवेश और बटा दूरी, जहां पर आपको विद्युत विभव निकालना है, p बिंदु पर विद्युत विभव बराबर k गुने जिस आवेश के कारण निकालना है वो आवेश और डिवाइडेड बाय जिस बिंदु पर निकालना है वहां तक की दूरी। ठीक है, ये हो गया Vp बराबर KQ बाय RP। ये 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, जितना भी हमने डेरिवेशन बताया 4 हो गया ये लेकर के, 4 डेरिवेशन के बाद इसमें डेरिवेशन नहीं है, फिर सवाल शुरू होगा, मजा आएगा सवाल बनाने में, है ना। तो यहाँ तक ये डेरिवेशन था, बोर्ड के हिसाब से देखें। ठीक है, चाहे वो कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड के एग्जाम में ये सिलेबस में रहता है 5 मार्क्स में। ठीक है, जो 4 हमने अभी डेरिवेशन करवाए, उम्मीद है कि ये चारों डेरिवेशन जो है ना एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको समझिए। जैसे एक डेरिवेशन 2 डेरिवेशन किताब में दिए रहते हैं और बाकी नहीं दिए रहते, तो बाकी वो किताब वाला ऐसा समझता है कि ये 4 में से 1-2 कर लेंगे तो बाकी 2 अपने से भी स्टूडेंट्स कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में जाकर के इतना प्रेशर होता है कि आप एक बार अगर नहीं किए हुए हो तो फिर आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। ठीक है, तो इसलिए हम सब कर देते हैं, डेरिवेशन एक भी नहीं छोड़ते। ठीक है, ताकि डेरिवेशन से 2 फायदा हो रहा है, डेरिवेशन भी एक प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो एक फायदा हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए, दूसरा आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है, ये सब बात आपको पता चलेगा। तो फाउंडेशन बैच में ना कोई भी डेरिवेशन नहीं छोड़ना चाहिए, हर एक थ्योरी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर टारगेट बैच हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निकल गया बिंदु आवेश का विद्युत विभव। अब हम बात करते हैं क्या, ये जो विद्युत विभव हमने पढ़ाया, ठीक है, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स, मतलब स्पेशल पॉइंट्स हम हर फॉर्मूला के बाद इसलिए बता रहे हैं कि वो फॉर्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जब सवाल आएगा तो किस प्रकार आप बनाइएगा, वो फॉर्मूला को ढंग से समझिए कि उसमें कौन सा क्वांटिटी क्या क्या है। तो इसमें सिंपल तरीके से अगर लिखें तो फॉर्मूला को आप KQ/R लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो Q है वो कोई बिंदु आवेश है और इसे R दूरी पर हमें विद्युत विभव निकालना। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया, R दूरी पर किसी भी बिंदु आवेश के लिए R दूरी पर विद्युत विभव का सूत्र हो गया KQ/R। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे स्पेशल पॉइंट पहला। ठीक है, क्या है ये, तो बिंदु आवेश का R दूरी पर विभव। ठीक है, तो वो हो गया KQ/R। कहता है Q को हम चिन्ह के साथ लेंगे। ये बात हम पहले ही आपको बताए हैं कि स्थितिज ऊर्जा में और विद्युत विभव में, विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल के द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य है। सब एकदम सीरीज बाय सीरीज बताया हुआ है, जहां से आप शुरू करिएगा वहां से शुरू होकर आगे चला जाएगा। तो विद्युत विभव एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा है।
तो अगर ये स्थितिज ऊर्जा है तो अगर आप स्थितिज ऊर्जा में आवेश को चिन्ह के साथ ले रहे थे तो यहाँ भी आवेश को चिन्ह के साथ ही लेंगे। तो अगर आवेश को चिन्ह के साथ लेंगे तो यहाँ कितने आवेश हैं? मात्र एक ही आवेश है। देखिए, तो Q को चिन्ह के साथ लिया जाएगा। जब सवाल बनाया जाएगा ना तो इसे प्लस माइनस जो भी सवाल में दिया रहेगा आपको लेके चलना है, चिन्ह के साथ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर चिन्ह के साथ लिया जाएगा तो एक बात का और ख्याल रहे, स्थितिज ऊर्जा जो आया था ना वो ऐसा आया था KQ/R और विद्युत विभव आया KQ/R। अब थोड़ा सा इसको समझिए, ये जो स्थितिज ऊर्जा आया है इसमें दो आवेश शामिल है। एक वो आवेश जिसे आप विरामावस्था में रखते थे और दूसरा वो आवेश जिसे आप उस आवेश की उपस्थिति में घुमाते थे। जिसे आप उस आवेश की उपस्थिति में घुमाते थे, जिसे आप स्थिर रखते थे, उसे हम स्रोत आवेश कहते हैं, और जिसे घुमाया जाता था उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो स्थितिज ऊर्जा स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश दोनों आवेशों पर निर्भर करती है ना। और जबकि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर KQ/R यानी कि यहाँ विद्युत विभव जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। कहेगा क्यों नहीं सर? तो परीक्षण आवेश 1 हो जाता है। कैसे? तो वो फॉर्मूला था U/Q, जब भी आप KQ/R है इसमें Q से डिवाइड करिएगा ना तो Q/Q 1 हो जाएगा। 1 होगा तो वो खत्म हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। यानी कि विद्युत विभव जो है वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये फॉर्मूला को देख करके पता चल रहा है। ठीक है, तो ये KQ/R। चलिए, Q को चिन्ह के साथ अगर लिया जाए तो अगर ये Q पॉजिटिव होगा तो विभव भी पॉजिटिव होगा, अगर ये Q निगेटिव होगा तो विभव भी निगेटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं अगर Q निगेटिव होगा, ठीक है, तो भी निगेटिव होगा, और अगर Q पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर कहीं विभव धनात्मक है तो इसका मतलब साफ है कि वहां आवेश भी धनात्मक होगा। ठीक है, और अगर विभव ऋणात्मक है तो पक्का है कि आवेश भी ऋणात्मक होगा। यानी कि ऋणात्मक विभव सिर्फ ऋणात्मक आवेश का ही हो सकता और धनात्मक विभव सिर्फ धनात्मक विभव का ही हो सकता है। ठीक है, तो ये रही बात। मैं किस आवेश का बात कर रहा हूं? विद्युत विभव का। मैं बिंदु आवेश का विद्युत विभव की बात कर रहा हूं। अभी जितना भी हमने बात किया, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो या विद्युत विभव हो या जो भी कार्य निकालने का बात हो, सब हमने बिंदु आवेशों के लिए कार्य किया है। ठीक है, तो देखिए बाबू, किसी भी आवेश के लिए काम करने के लिए सबसे पहले बिंदु आवेश में ही काम किया जाता है। जैसे जब विद्युत क्षेत्र पढ़े थे तो आप सबसे पहले बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, उसके बाद गोला का, बेलन का, ये सबका हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आकार ले लें तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? बिंदु से होती है। अब बेलन है तो बेलन किससे बना हुआ है? बिंदुओं से बना हुआ। तो अगर आप बिंदु का जान जाइएगा तो फिर बिंदु से मिल करके जो विभव बनेगा, जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, जो भी ऊर्जा वगैरह जो भी आप निकाल रहे हो वो फिर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां हम बात करते हैं दूसरा स्पेशल पॉइंट। दूसरा स्पेशल पॉइंट में आपको एहसास होगा, हम ग्राफ बताते चल रहे हैं। ठीक है, ग्राफ जरूर बताते चल रहे हैं। यहां पर ग्राफ किसके बीच खींचेंगे? V तथा R के बीच। आपको फॉर्मूला देख करके ही लग गया होगा कि ग्राफ कैसा होने वाला है। V = KQ/R। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि मैं Y के जगह V लेने वाला हूं और X के जगह R लेने वाला हूं। तो V = KQ/R जो नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसमें V Y है और ये X है, तब तो कह सकते हैं V व्युत्क्रमानुपाती होगा R की। कैसे? ये Q कांस्टेंट है तो अगर R बदलेगा, अच्छा वेरिएबल कौन कौन होगा? ये बात पक्का है कि वेरिएबल V और R होगा। वेरिएबल वही होता है जिनके बीच हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींच रहे हैं हम V और R के बीच, तो ये वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट माना जाएगा। अगर ये कांस्टेंट हो तो V व्युत्क्रमानुपाती होगा R के। इसका मतलब ये ग्राफ जस्ट लाइक Y व्युत्क्रमानुपाती X की। ठीक है, और अगर Y व्युत्क्रमानुपाती हो X के तो यहाँ जो ग्राफ होता है ना
उसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे। तो अभी तक जितना भी ग्राफ है लगभग ऐसा ही आया है। ठीक है, क्योंकि जितना भी अभी आया फॉर्मूला ना इस चैप्टर में, उसमें सब में व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो उसका ग्राफ हमेशा हाइपरबोला होता है। ऊपर y के समानांतर होता है और नीचे इधर x के समानांतर, और ऑरिजिन पर ऐसे कर्व बनाता है। इसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। यानी कि ग्राफ पक्का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने वाला है। अब देखिए, अब ग्राफ दो प्रकार का हम खींचेंगे। अगर q धनात्मक हो, ठीक है, और एक के लेके चलेंगे अगर q ऋणात्मक हो। तो अगर q धनात्मक हो तो ग्राफ कैसा होगा? देखिए, ये है v और ये है r, और ये है v और ये है r। अच्छा एक बात बताओ, ग्राफ तो पक्का हाइपरबोला होने वाला है। ठीक है, अगर q पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब y पॉजिटिव। तो अगर y पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? ठीक है, एक बात आपको बताते हैं, यह है एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे y नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितने क्वाड्रेंट होते हैं? ये और ये। तो या तो हाइपरबोला इस क्वाड्रेंट में होगा या तो इस क्वाड्रेंट में होगा, मतलब ऊपर होगा एक्स एक्सिस। पॉजिटिव है ना v का वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर सोचो, ये दायां साइड ग्राफ का मतलब क्या है, इस साइड ग्राफ का मतलब क्या है, इस साइड ग्राफ का मतलब क्या है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बाबू ये चार्ज है q प्लस, यहां पर हमने चार्ज रख दिया प्लस q, यहां पर हमने रख दिया माइनस q। तो ई प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज के इस साइड देखेंगे आप, इस साइड, तो पोटेंशियल पॉजिटिव। तो क्या इस साइड नेगेटिव हो जाएगा क्या है? एक किसी आवेश के चारों ओर अगर प्लस चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब ऐसा थोड़ी ना है एक ही साइड पॉजिटिव होगा। नहीं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किसी भी बिंदु पर उसका पोटेंशियल देखा जाएगा तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो इस साइड भी ग्राफ हमने ऊपर खींचा, अब इस साइड भी ग्राफ हम ऊपर ही खींचेंगे। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से क्वाड्रेंट है? तो इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और बायां साइड यानी कि इस साइड दूरी अगर लिया जाएगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये देखिए, ये रहा बात। यहां भी v पॉजिटिव और यहां भी v पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब v ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए v और r के बीच निगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल निगेटिव होगा। अब निगेटिव कहां होगा? y का वैल्यू, तो निगेटिव y का वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे। ठीक है, तो चाहे आप दायां साइड देखें या बायां साइड देखें, जैसे यहां पर बात किए, अगर चार्ज निगेटिव हो गया तो दायां साइड पोटेंशियल निगेटिव। ठीक है, और तो बायां साइड भी पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। कहीं भी देखेंगे नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हाइपरबोला, यहाँ भी हाइपरबोला, यहाँ भी v माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ये हो गया ग्राफ, पॉजिटिव हो अगर नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये रहा विद्युत विभव किसका? किसी बिंदु आवेश का। अच्छा, अगर सिंपली आपको ग्राफ पूछे ना तो आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, सिर्फ ग्राफ ऐसे ही पूछ रहा है कि v और r के बीच ग्राफ बताओ, ना ही पॉजिटिव कर रहा है ना ही नेगेटिव कर रहा है, तो आप पॉजिटिव वाला ये मार सकते ऑप्शन में, है ना। अब ऐसा नहीं कि ऐसा खोजिए ही आप, ये ग्राफ जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऐसे बना दिया जाता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि इस टाइप का ग्राफ रहा, इस साइड भी बनाया रहा, इस साइड भी बनाया रहा, तो फिर कौन सही होगा? तो फिर यही सही होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पोटेंशियल। अच्छा, सिंपली अगर पूछे तो वो, और निगेटिव चार्ज दे दे अगर तो ये, पॉजिटिव चार्ज अगर कहे कि दोनों तरफ खींचो तो इधर, और नहीं दोनों तरफ कहता है तो सिंपल ये ग्राफ चलेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ हमने बताया ना, ये आगे चल के काम में आएगा जब सवाल बनाएंगे ना, तो वहां पर क्या होगा, अभी तो एक ही आवेश लिए है ना, वहां पर दो दो आवेश ले लिया जाएगा। मजा आएगा सवाल बनाने में, फिर वो क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का होगा। कभी कभी आपको बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, रेयर केस में, है ना। तो दो आवेश दे देता है
और फिर उसका आपको ग्राफ पूछता है दोनों जगह, दो आवेश का कैसा ग्राफ होगा, जब सवाल आएगा तो देखिएगा मजा आएगा बनाने में। ठीक है, तो आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए सब लोग, और जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, और दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी और विभव, यानी कि अभी एक पोटेंशियल एनर्जी आया माने यू, वहां 3 4 2 5 10, यानी कि एक से ज्यादा विभव, एक से ज्यादा ऊर्जा ऐसा आएगा, और उसे हमें जोड़ना होगा। और किसी भी भौतिक राशि को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जैसे बलों का जोड़ पढ़े थे, जैसे विद्युत क्षेत्रों का जोड़ पढ़े थे, वैसे हम लोग अगले क्लास में विद्युत विभव का जोड़ पढ़ेंगे, और फिर उसके अगले क्लास में विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।